अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आप लोगों का आज नेक्स्ट थर्ड आई थिंक लेक्चर है, तो ये 1 मिनट आउटलाइन देख लें ज़रा आपने। ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, आई थिंक ओएस एक्टिविटीज़ तक। ठीक है, आज हमने जो करना है सिस्टम कॉल और ये ओएस डिज़ाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आप लोगों का है सेकंड चैप्टर। ये यहाँ से आप लोगों को बुक भी 1 मिनट दिखा देती हूँ कि कंटेंट इसका कौन सा है। ये है 2.3 एक सिस्टम कॉल, और ये 2.6 ये आप लोगों ने दो इधर से करना है। ठीक है, ये बुक आप लोगों को जो पहले सेंड की गई है। चलिए जी, चलते हैं ये लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो सिस्टम कॉल की आप लोगों को पहले उस दिन भी बताया गया था कि सिस्टम कॉल क्या चीज़ है, कि यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली जो है कर्नल के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं परफॉर्म कर सकता, बल्कि उसकी रिक्वेस्ट जाती है पहले सिस्टम कॉल के पास। उसके बाद आगे फर्दर जाएगी वो रिक्वेस्ट कर्नल के पास। रिस्पॉन्स भी अगर जनरेट होगा तो वो ये सिस्टम कॉल के पास पहले आएगा, तो वो रिस्पॉन्स देगा आगे यूज़र मोड को। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस। तो ओएस का क्या मेन सिस्टम कॉल क्या चीज़ है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली सिस्टम कॉल या जो फंक्शंस होते हैं सिस्टम कॉल के, ये लिखे जाते हैं सी या C++ में। ठीक है, और देन आगे बात की गई है कि सिस्टम कॉल को हम एक्सेस किस तरह से करते हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे कोई इंटरफेस होगा, जिस इंटरफेस के थ्रू यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो सिस्टम कॉल के पास जाएगा, तो उस इंटरफेस को बोला गया API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो यूज़र जो है वो डायरेक्टली सिस्टम कॉल को एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि वो इंटरफेस के थ्रू सिस्टम कॉल को एक्सेस करेगा। तो कॉमनली जो यूज़ होते हैं APIs, उनकी एग्जांपल्स बताई गई हैं। POSIX है, और POSIX मोस्टली यूज़ की जाते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और उसके अलावा ये Win32 API जो है ये विंडोज़ के लिए था, और POSIX जो है ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं लिनक्स और यूनिक्स के लिए। और जावा API जो है इसको यूज़ किया जाता है वर्चुअल मशीन्स के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है सिस्टम कॉल की, अगर हम देखें एग्जांपल लें एक तो सिस्टम कॉल ये बेसिकली बहुत सी कह लें सर्विसेज आपको फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। सिस्टम कॉल हम पता भी नहीं होता कि एक छोटी सी इवन हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी फोल्डर को ओपन कर रहे होते हैं, ये इसके पीछे बहुत सी सिस्टम कॉल्स को इन्वॉक किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर टू हमारे पास फाइल्स हैं। एक फाइल में से इनपुट ली जाएगी, मतलब एक फाइल का जो डाटा होगा सारा वो कॉपी करना है हमने दूसरी फाइल में। तो यहाँ पे देखें ये सोर्स फाइल है एक, और एक ये डेस्टिनेशन फाइल है। तो सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, दोनों फाइल्स के नेम का पता होना चाहिए कि दोनों सोर्स फाइल्स कौन सी है और डेस्टिनेशन फाइल कौन सी है। अभी देखिए एग्जांपल के अंदर भी बताया एक्वायर इनपुट फाइल नेम। सबसे पहले तो हमें एक जहाँ से हमने इनपुट लेनी है सोर्स फाइल का नाम पता होना चाहिए। वहाँ पे मे बी स्क्रीन के ऊपर यूज़र से पूछा जा सकता है कि इनपुट करेंगे आप कौन सी फाइल में से आपने डाटा उठाना है, तो इनपुट को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे जब वो प्रॉम्प्ट एक स्क्रीन के ऊपर शो हुई, वो भी एक सिस्टम कॉल इन्वॉक हुआ। उसने इनपुट को एक्सेप्ट किया, वो वहाँ पे भी एक सिस्टम कॉल को इन्वॉक किया जा रहा है। उसके बाद फिर उसने आउटपुट फाइल नेम मांगा, वहाँ पे भी एक सिस्टम कॉल को इन्वॉक किया गया। देन फिर स्क्रीन पे शो, मतलब ये देखें हर एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए भी हमें कोई ना कोई सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, अब हमें दोनों के इनपुट नेम्स हमने ले लिए, उस इनपुट को एक्सेस भी कर लिया गया। अब हमने क्या करना है, एक फ़ाइल से इनपुट वाली फ़ाइल से हमने डाटा को कॉपी करके दूसरे के अंदर मूव करना है। सबसे पहले तो अब उस फाइल को हम ओपन करेंगे। अगर तो वहाँ पे डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो देन कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। अब अबॉर्ट के लिए अलग से सिस्टम कॉल है, और लेकिन अगर वहाँ पे डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉपी करने के लिए वहाँ पे अलग से सिस्टम कॉल को इन्वॉक किया जाएगा। क्रिएट आउटपुट फाइल, अगर तो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल के अंदर हमने क्या करना है,
उसको कॉपी करना है और यहाँ पे अलग से सिस्टम कॉल को इन्वोक किया जाएगा। अब देखें, जब एक फाइल में से डाटा को रीड किया जाएगा, मतलब कॉपी हम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल एक तो इनपुट वहाँ पे एक्सेस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी आउटपुट रिसोर्स वाली डेस्टिनेशन वाली फाइल के अंदर वहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पे राइट कर रहा है, तो इसके लिए अलग से सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। जब सोर्स फाइल में से आपकी सारा डाटा जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब रीड कर लिया सारे के सारे डाटा को, तो वहाँ पे एक सिस्टम कॉल क्या करेगा, बता देगा कि जो आपका फाइल है वो अब एंड हो गई। तो सिस्टम कॉल एक फंक्शन वहाँ पे कॉल कर लिया गया। इसी तरह आउटपुट के अंदर भी, जहाँ जब सारी वहाँ पे प्लेस कर दी जाएगी डाटा, आउटपुट फाइल को भी क्लोज कर दिया जाएगा। लास्ट पे एक मैसेज दे दिया जाएगा कि आपकी जो मूविंग थी या जो भी आप पेस्ट कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आउटपुट फाइल को या दोनों फाइल्स को कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये अलग से सिस्टम कॉल। अब देखें, हमने एक छोटा सा प्रोसेस परफॉर्म किया है, एक कॉपी पेस्ट का, और इसके अंदर कितने सारे सिस्टम कॉल को इन्वॉल्व किया गया है। मतलब हम एक छोटे से छोटा टास्क भी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है 1000 सिस्टम कॉल्स को कॉल की जा रही हो। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन की। अगर हम बात करें, ये फिगर दी होगी, इसके आगे ये देखें, यूज़र एप्लीकेशन, यूज़र के पास कोई सॉफ्टवेयर है, उधर से उसने किसी फाइल को ओपन करना था, ठीक है। उसने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, वो रिक्वेस्ट गई सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास। यूज़र ने यहाँ पे कोई भी बटन को प्रेस किया, इंटरफेस था उसके पास, एपीआईज थे, उसने उसके ऊपर क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट गई सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास। सिस्टम कॉल इंटरफेस ने आगे कनेक्शन की कर्नल के साथ, ठीक है। जैसे उसने कोई फाइल ओपन की करनी थी तो इसके पास रिक्वेस्ट गई, उसके बाद वो रिक्वेस्ट गई कर्नल के पास, कर्नल ने उसमें से देखा कि किस किस्म का सिस्टम या किस किस्म के फंक्शन को अब कॉल किया जाएगा। जिस तरह ओपन किसने रिक्वेस्ट की थी, तो कर्नल ने देखना है ये जो मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है इसके अंदर ओपन से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है ऐसा जो यहाँ पे यूज़र को फाइल को ओपन करके देगा। मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी सिस्टम कॉल है जो ओपन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये जो बेसिकली टेबल है इसके अंदर सारे वो सिस्टम कॉल स्टोर होंगे जिनके डिफरेंट कोई ना कोई फंक्शन होंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लोज का बटन प्रेस करती हूँ तो इससे रिलेटेड कोई सिस्टम कॉल होगा, मिनिमाइज का करती हूँ तो इससे रिलेटेड कोई सिस्टम कॉल होगा। तो ये सारे इसके पास यहाँ पे कर्नल के पास है। तो उसने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ओपन का सिस्टम कॉल लिया, उसको कहा कि आपने ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, देन वो रिस्पॉन्स जनरेट करके सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास जाएगा और वो वापस यूज़र को उसका रिस्पॉन्स दे देगा। अब ये देखें यहाँ पे यूज़र है, इनके दरमियान एक इंटरफेस आ रहा है जो उसे अटैच कर रहा है कर्नल के साथ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में भी यही बात की गई है कि अगर यूज़र ने किसी भी सिस्टम कॉल के साथ इंटरेक्शन करनी है तो पहले तो उसके पास कोई एपीआई होना चाहिए, एपीआई के बाद वहाँ पे आगे सिस्टम कॉल का कोई इंटरफेस होगा जो इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन करने के बाद थर्ड नंबर पे कर्नल के साथ इनकी इंटरेक्शन करवाएगा। सिस्टम कॉल इंटरफेस, सिस्टम कॉल का इंटरफेस का क्या काम है, इन्वोक्स द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ओएस कर्नल। इसका मेन काम क्या है कि कर्नल को बताएगा कि आपके पास जो सिस्टम कॉल स्टोर हैं उनमें से कौन सा सिस्टम कॉल अब आपने यूज़र को रिस्पॉन्स के लिए देना है। द कॉलर नीड नो, मतलब यूज़र जो है उसे कुछ भी नहीं पता सिस्टम कॉल किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। मुझे आप यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक करें तो आपको नहीं पता कि सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, कर्नल मॉडल रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट कर रहा है, वो सिस्टम कॉल कौन से फंक्शन को वहाँ से सिलेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। जस्ट नीड्स टू एपीआई, आपको जस्ट ज़रूरत होती है किसी एपीआई की, आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं या कोई भी कॉल जनरेट कर देते हैं। उसके बाद मोस्ट डिटेल ऑफ ओएस इंटरफेस हिडन फ्रॉम प्रोग्रामर बाय एपीआई। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की भी हो सकता है जो डिटेल है वो हाइड रखी जाए। अच्छा, सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग। अब यहाँ पे हमने टेबल पढ़ा, टेबल के अंदर ये टेबल है सिस्टम्स, हर एक सिस्टम कॉल का कोई ना कोई पैरामीटर होगा, कोई ना कोई इंडेक्स होगा, तो उसको हमने जब कॉल करना है किसी, जिस तरह फॉर एग्जांपल ओपन वाले सिस्टम कॉल को हमें यहाँ पे कॉलिंग करेगा कर्नल, तो पहले उसके पैरामीटर को, उसके एड्रेस को किसी चीज़ के अंदर वो पास करेगा, देन उसकी आउटपुट जनरेट करके इसको
दी जाएगी। तो वो पैरामीटर पास किन मेथड के थ्रू होंगे, ये आगे हम देखते हैं। यहाँ पे 3 इसके सिंपल मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले तो उस पैरामीटर को हम रजिस्टर के अंदर पास कर दें। सेकंड इसका जो मेथड है, हम क्या करें, एक टेबल ले लें या मेमोरी ले लें, उसके अंदर हम पैरामीटर को पास करते जाएंगे। यहाँ मेमोरी को मैं ब्लॉक ऑफ रजिस्टर भी कह सकती हूँ, या मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स को बोल सकती हूँ। उसके अलावा थर्ड मेथड जो है स्टैक के अंदर हम पैरामीटर्स को पुश करवाते जाएंगे। जितनी देर हमें उसकी ज़रूरत होगी उसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी, उसके बाद उसको पॉप कर देंगे वहाँ से। देन है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई डिज़ाइन कर रहा है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, तो उसके अंदर उसको कौन कौन सी चीज़ों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा और वहाँ पे से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ेंगी, ये देखते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएस नॉट सॉल्वेबल, कि इसको कह लें कि किसी भी बुक के अंदर डिटेल में नहीं बताया गया कि इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह डिज़ाइन करना है, बल्कि हर एक बुक के अंदर कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई थ्योरी बयान की गई होगी कि आपने इस तरह से ये चीज़ों को फॉलो, इन रूल्स को, इन पॉलिसीज, मैकेनिज्म को फॉलो करके आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग गोल से, कि हमारे जो डिज़ाइन करने का या इम्प्लीमेंटेशन का क्या गोल है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं। तो ये इसका गोल डिपेंड करता है इसके हार्डवेयर या सिस्टम के ऊपर, वो किस किस्म का सिस्टम है और उससे रिलेटेड हार्डवेयर कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। तो गोल्स के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, यूज़र गोल्स एंड सिस्टम गोल। यूज़र गोल मतलब जिसने उस सिस्टम को या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसने यूज़ करना है, उस यूज़र के क्या गोल हो सकते हैं। अब हम यूज़र हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं तो हमें फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स मिले। उसके अलावा ये हमारा जो ईज़ी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसकी स्पीड ज़्यादा हो, इजी टू लर्न हो। तो ये सारे क्या है, यूज़र्स के गोल्स हैं। तो ये जब डिज़ाइन करनी है तो इन गोल्स को भी सामने रखना है। उसके बाद है सिस्टम गोल। सिस्टम गोल की अगर हम बात करें तो इजी टू, ये प्रोग्रामर के लिहाज से हम इसकी बात कर सकते हैं, या जिसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना है उन टीम की हम बात कर सकते हैं। उनके गोल्स ये हैं कि ये डिज़ाइनिंग करने में भी इजी हो, अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या डिज़ाइन को बनाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मेंटेन करेंगे, तो ये सारे इजी हों। उसके अलावा फ्लेक्सिबल भी हो, रिलायबल और टाइम के साथ साथ उसके अंदर अगर हमें चेंजिंग भी करनी पड़े तो वो भी कर सकते हो, एरर फ्री एंड इफ़िशेंट हो। तो ये डिफरेंट जो 2 टाइप्स हैं गोल्स की, जो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है पहले स्टेप के अंदर, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग पे हमने डिफ़ाइन करना है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन का क्या गोल है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने जो काम परफॉर्म करना है, हमने सेपरेट रखना है पॉलिसी और मैकेनिज़्म को। हमने डिसाइड कर लेनी है हमारी पॉलिसीज़ कौन सी है, मैकेनिज़्म कौन सी है। पॉलिसी क्या चीज़ है, व्हाट विल बी डन, और मैकेनिज़्म क्या है, हाउ टू डू इट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब देखें, मैकेनिज़्म क्या है, डिटरमाइन हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसी डिसाइड व्हाट विल बी डन। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक सीपीयू टाइमर की, कि फॉर एग्जांपल जो भी कोई जॉब आती है या सॉरी कोई प्रोसेस आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम डिवाइड कर देना है हमने, कि ये जो प्रोसेस है इसको इतना टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम के लिए इसको सीपीयू दिया जाएगा, दूसरे प्रोसेस के लिए 5 मिनट है, तीसरे के लिए 3 मिनट है, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर हमने बता दिया कि हमने टाइमर लगाना है वहाँ पे। लेकिन टाइमर कितना होना चाहिए हर जॉब के लिए, वो क्या है, पॉलिसी है। वहाँ पे प्रोसेस 1 को कितना टाइम मिला है वो पॉलिसी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, मैकेनिज़्म। तो ये भी हमने सेकंड नंबर पे देखना है, पॉलिसीज़ और मैकेनिज़्म को सेपरेट रखा जाए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, हमने डिसाइड कर लिया उसके गोल क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, पॉलिसीज़ क्या है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम लिखेंगे किस लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। दैन उसके बाद लैंग्वेज एल्गोल और PL1 में भी लिखेंगे। अब जो मोस्टली
लिखे जाते हैं वो सी और C++ के अंदर लिखे जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मिक्स करके लैंग्वेज को भी लिखा जाता है, मतलब मेन बॉडी को जिस तरह सी के अंदर लिख लिया गया, इस तरह कुछ उसके प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया। अगर हम एडवांटेज की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, तो उसका एडवांटेज क्या है? पोर्टेबिलिटी। अगर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो ईजिली हम दूसरे हार्डवेयर दूसरी मशीन के ऊपर उसको पोर्टेबल है, वो किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकता है। फिर ठीक है, प्रोग्रामर को बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो उसका डिसएडवांटेज क्या है? स्लोअर है। स्लोअर क्यों है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, मशीन लैंग्वेज में लिखा होता तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या होनी थी? ज़्यादा होनी थी। चलें जी, ये था आप लोगों का लेक्चर। और आप लोगों को मैंने कहा था कि डिसाइड करके बताना है आप लोगों ने डेट क्विज़ की। आप लोगों ने अभी तक नहीं मुझे बताई। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।